हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उस क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे कि आपका जो मटेरियल्स हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। और उन्हीं मटेरियल्स में आपकी एक स्पेशल कैटेगरी आती है जिसको नाम दे दिया जाता है आपका डाई इलेक्ट्रिक्स। तो अपन यहाँ देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं, उनको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो आपके पास जितने भी अवेलेबल मटेरियल्स हैं उनको आप तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो, जिसमें पहली कैटेगरी आती है आपका कंडक्टर्स, दूसरी आती है सेमीकंडक्टर्स और तीसरा आता है इंसुलेटर्स। इनके बारे में अपन छोटी क्लासों में भी पढ़ के आते हैं कि आपके पास कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट या आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इजीली क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। उन मटेरियल्स को नाम दे देते हैं कंडक्टर्स। जिनमें इजीली फ्लो नहीं होता है उनको नाम देते हैं सेमीकंडक्टर्स। और इनके बारे में कंप्लीट अपने एक चैप्टर में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और उनका यूजेज क्या होता है आपके पास। तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके पास कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की एक ऐसी कैटेगरी आती है मटेरियल्स की जो आपका इजीली करंट को फ्लो नहीं करती। इजीली करंट को फ्लो नहीं करने का मीनिंग क्या हो गया कि इनमें करंट का फ्लो तो होगा पर वो कुछ स्पेशल कंडीशंस में होगा, जनरल कंडीशंस में ये फ्लो नहीं करते। एग्जांपल में सिलिकॉन और जर्मेनियम देख सकते हो। ऐसे आपके पास तीसरी कैटेगरी आती है जिनमें कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट है वो बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो पाती। तो बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो पाती उन सब्सटेंसेस को नाम दे देते हैं अपन इंसुलेटर्स। एग्जांपल देखोगे तो जैसे रबड़ है, ग्लास है, प्लास्टिक है, एबोनोइट है या ड्राई वुड्स है। ये आपके पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें अपन करंट फ्लो नहीं कर सकते। कंडक्टर्स के एग्जांपल में जितनी भी मेटल्स हैं वो किसका काम करती है, कंडक्टर्स का काम करती है। ऐसे आप कह सकते हो आयनिक जो सॉल्यूशंस हैं जैसे NaCl है, HCl है, उनमें भी करंट क्या हो जाती है, इजीली फ्लो हो जाती है सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में। और आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर है आपका बेस्ट कंडक्टर कंसीडर किया जाता है। अब ये जो कंडक्टर और इंसुलेटर का जो क्लासिफिकेशन अपन करते हैं ये क्लासिफिकेशन अपन यहां पढ़ेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन्स के बेसिक्स पे इनको क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे। तो आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। पहली कैटेगरी आती है आपकी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड कैटेगरी आती है आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये नाम ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, बाकी ये कंप्लीटली क्या नहीं होता, फ्री नहीं होता। अभी अपन देखेंगे कि किस तरीके से आपका फ्री नहीं होता है। तो अगर आप इनको देखोगे तो आपके पास यहां क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई एक एटम कंसीडर करो और उस एटम में आप अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, जैसे आपको पता है कि आपके पास मटेरियल की बात करोगे तो मटेरियल में क्या प्रेजेंट होंगे, आपके मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन आप किससे करोगे, एटम्स से। और एटम्स में क्या देखने को मिलेंगे, आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। तो ये अपन ने एक कोई एटम कंसीडर किया और उस एटम में आपके पास इस तरीके से क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। और इन ऑर्बिट्स में क्या अवेलेबल होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो ये तो आपका न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पे आपका प्लस चार्ज है। ऐसे ये जो ऑर्बिट्स हैं इन ऑर्बिट्स में मैंने जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किए हैं। अभी मैं केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहा हूं, इसमें एटम के अकॉर्डिंग कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आपके पास। अभी इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दे दिया 1 2 3। तो अपन यहां देख रहे हैं कि ये जो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे तो आपका जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है
वो अपन कंसीडर कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, या ऐसे कह सकते हो कि ये इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इन पे न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लार्ज है, और इन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर फोर्स जो है वो आपके पास क्या है, वीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या कर सकते हैं, इजीली एनर्जी प्रोवाइड करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपके पास जो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो आपके पास बाउंड इलेक्ट्रॉन है, और आपका जो 3 नंबर का इलेक्ट्रॉन है उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाम दे रहे हैं। तो बच्चों आप यहाँ से ये कह सकते हो कि आपके पास किसी भी एटम को कंसीडर करोगे तो उनमें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो आपके पास जो कंडक्टर होता है उन कंडक्टर में तो आपके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने के कारण उनमें करंट क्या हो सकती है, इजीली कंडक्ट कर सकती है। जबकि आपके पास जो इंसुलेटर होते हैं उन इंसुलेटर में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके पास अब्सेंट होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब्सेंट होंगे तो आप कहोगे कि इनमें करंट का क्या नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास जितने भी मटेरियल्स हैं उनको अपन मेनली क्या करते हैं, 2 कैटेगरी में स्टडी करते हैं, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। ये तो आपकी एक क्या होती है, स्पेशल कैटेगरी होती है जो अपन स्पेशल केसेस में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, जिनके कारण उनमें इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं हो सकती। अब इंसुलेटर के बारे में अपन यहाँ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास इंसुलेटर को एक और नाम दिया जाता है डाइइलेक्ट्रिक्स, और डाइइलेक्ट्रिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या नहीं करते, कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को, पर क्या करते हैं कि जब उनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करने का काम करते हैं। अभी अपन आगे देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट किस तरीके से शो करते हैं। अभी अपन को यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में डिटेल में क्या पढ़ना है कि आपके पास ये जो इंसुलेटर होते हैं, इन इंसुलेटर में एक स्पेशल कैटेगरी आती है जिसको अपन नाम दे देते हैं आपके पास डाई इलेक्ट्रिक्स, और ये डाइइलेक्ट्रिक्स आपके वो सब्सटेंस हैं जो इजीली आपका करंट को कंडक्ट नहीं करते, पर जैसे अपन किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो इनमें क्या देखने को मिलता है, अपन को इलेक्ट्रिकल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अपन देखेंगे कि ये डाइइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, और किस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करने का काम करते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर है? तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डिफाइन करने से पहले अपन को ये पता होना जरूरी है कि अपने पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपन 2 कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी आती है पोलर मॉलिक्यूल्स, और दूसरी कैटेगरी आती है आपकी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अब इनको अगर डिफाइन करें तो आप कह सकते हो कि जो मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स में आपको एक तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और एक क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो इस तरीके से अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर अगर एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा है, जैसे अपन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या CO2 मॉलिक्यूल या N2 मॉलिक्यूल या O2 मॉलिक्यूल की बात करें, तो इनका पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर है वो क्या करता है, आपका कोइंसाइड होता है एक ही पॉइंट पर। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को नाम दे दिया जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो आप कह सकते हो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होती, और कोई डिस्टेंस नहीं होती तो उनका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो आपके पास कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है बच्चों? ऐसे अगर आप पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करोगे
तो पोलर मॉलिक्यूल्स अपन उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोइंसाइड नहीं होता है किसके साथ, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। जैसे आप एग्जांपल देखो HCl का, तो HCl में H प्लस है और Cl माइनस है, तो अगर इन दोनों को अपन देखें तो ये Cl माइनस तो नेगेटिव चार्ज हो गया और ये H प्लस है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि इन दोनों का जो सेंटर है वो अलग अलग जगह लाई कर रहा है। ऐसे आप H2O मॉलिक्यूल को देखो जिसमें आपका O है वो तो -2 यानी कि नेगेटिव चार्ज शो करेगा और ये H है वो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे भी इनका जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है वो नेगेटिव चार्ज सेंटर पे लाई नहीं कर रहा। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो आप कह सकते हो सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ नेगेटिव and positive charge distribution causes molecules to have a permanent dipole moment, यानी कि इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस होने के कारण इनका जो डाइपोल मोमेंट P है वो नॉट इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है आपके पास। तो आप ये कह सकते हो कि दो तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं। एक फर्स्ट मॉलिक्यूल आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। एक मॉलिक्यूल ऐसे आता है जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपके पास, नॉट इक्वल टू 0 होता है। या ऐसे कह सकते हो कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर अलग अलग जगह लाई करता है उनको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं और जिनका एक ही जगह लाई करता है उनको नाम दे देते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसमें क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों अपन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ चुके और उन्हीं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे अपन जितने भी आपके जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उन डाइलेक्ट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला पार्ट आता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरा आता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो अपन ने एक पढ़ा कि एक मॉलिक्यूल तो आपका ऐसा हो सकता है जिसका प्लस और माइनस अलग अलग जगह लाई करे और एक मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है जिसका प्लस और माइनस एक ही सेंटर पे लाई करे। तो जिन डाइलेक्ट्रिक्स में आपके पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन डाइलेक्ट्रिक्स को नाम दिया जाता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और जिन डाइलेक्ट्रिक्स में आपके पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं उनको नाम दिया जाता है आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो इस तरीके से ये कह सकते हो कि आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जिसमें बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे ये 1 2 3 4। अभी अपन ने केवल क्या बनाए, कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। किसी भी सब्सटेंस में लार्ज नंबर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हो सकते हैं, तो उन लार्ज नंबर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है वो इस तरीके का दिखाई देता है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आपको इस तरीके का दिखाई देता है। अब आपको पता है कि इनमें हर मॉलिक्यूल का P है वो कितना होता है, 0। तो P 0 होगा तो आप कहोगे कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का तो सीधा देख के अपन कह सकते हैं कि इनका P नेट है वो कितना होता है, 0 होता है। किसकी एब्सेंस में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अगर एब्सेंट है तो आपके पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लो या पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लो, इनका दोनों का डाइपोल मोमेंट है वो कितना होता है, 0 होता है। अब बच्चे देख के कह सकते हैं कि चलो सर हमारा इसका तो समझ में आ गया कि हर मॉलिक्यूल का 0 इसलिए 0 हो गया, और अपन जानते हैं कि इसका P है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है ईच मॉलिक्यूल का। फिर भी अपन ने होल सब्सटेंस का P नेट 0 रखा है, तो उसका रीजन आपका यहाँ लिखा हुआ है कि इनमें कौन सा मोशन होता है, रैंडम थर्मल मोशन। रैंडम थर्मल मोशन क्या होता है कि इनकी जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी के कारण ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और इनके मूवमेंट के कारण इनका ओरिएंटेशन क्या होता है, रैंडम ओरिएंटेड होते हैं। अब रैंडम ओरिएंटेशन में ये क्या करते हैं कि एक डाइपोल मोमेंट को दूसरा डाइपोल मोमेंट क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और उसके कारण इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है
वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि आपका अगर एक डाइपोल मोमेंट ऐसे हुआ एक मॉलिक्यूल का, तो दूसरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, जिसके कारण इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो बच्चों आपका यहां से क्या सीखा कि मॉलिक्यूल दो टाइप के हो सकते हैं। उन मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अपन दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आता है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अगर पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए हैं तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स नाम देंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए हैं तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स देंगे। अपन पढ़ चुके हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बच्चों अपन क्या देख रहे हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो उसका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देख रहे हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट अपन ये देख रहे हैं कि आपके पास ये कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, यानी मैंने इसको नाम दिया, आपके पास कौन सा सब्सटेंस है, पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है आपके पास। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होने का मीनिंग इस तरीके से इनमें मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके का क्या मिलेगा आपको, रैंडम अरेंजमेंट मिलेगा। अब रैंडम अरेंजमेंट का मीनिंग इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। तो ये आपका कब है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो आप कह सकते हो कि सर इनका जो पी नेट हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। यानी कि जब आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट नहीं करते हो तो इनके रैंडम थर्मल मोशन के कारण इनका नेट डाइपोल मोमेंट कितना मिलता है, 0 मिलता है। अब आपने क्या कर दिया, आफ्टर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपने क्या कर दिया, इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो आपके पास ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है इनमें इनके जो आपके ये डाइपोल्स होते हैं, ये आपका फर्स्ट डाइपोल है, डाइपोल नंबर फर्स्ट, ये आपका डाइपोल नंबर सेकंड है। इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि सब्सटेंस में एक प्लस और एक माइनस मिलके क्या बना रहे हैं, डाइपोल बना रहे हैं। और डाइपोल बना रहे हैं तो आप जैसे ये कोई डाइपोल कंसीडर करो, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, और यहां आपने इस डायरेक्शन में क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो आपको पहले जो क्लासेस हुई है उनमें मैंने पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स इधर लगेगा QE और इस पे फोर्स इधर लगेगा QE, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और टॉर्क का वो क्या करेगा, अलाइंग डाइपोल इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेगा, अलाइन करने की कोशिश करेगा। और अलाइन करने की कोशिश करेगा तो ये जो डाइपोल था वो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया आपका प्लस, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गया आपका, अलाइन हो गया आपके पास। तो बच्चों आपको यही ध्यान रखना है कि जब किसी आप पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करोगे तो आपके पास इस पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में जो डाइपोल प्रेजेंट हैं उन डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क के कारण वो उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। और अलाइन करने की कोशिश करेगा तो आप कह सकते हो कि ये सारे डाइपोल्स हैं ये इस तरीके से अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। और इस तरीके से अरेंज करेंगे तो आप इनमें एक फिनोमिना देखोगे कि ये आपका माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, इस तरीके से आपके पास माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट
और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया। तो ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, ये आपका P3 है, ये से P4 है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि सर ये जो आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, कब है? जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उस टाइम पे आपका जो P नेट है वो भी नॉट इक्वल टू 0 हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग आपको एक क्या मिलता है, नेट डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि जब अपन क्या करते हैं कि किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे, तो पुट करने से पहले तो उनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, पर जैसे ही पुट करते हैं तो क्या मैकेनिज्म होती है कि आपके पास जो ईच डाइपोल होता है, यानी कि ये जो आपके डिफरेंट डाइपोल दिखाई दे रहे हैं, इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, टॉर्क, और टॉर्क लगेगा तो ये टॉर्क इन डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग क्या करेगा, अलाइन करेगा, और अलाइन करेगा तो इनका जो ये रैंडम ओरिएंटेशन था वो एक फिक्स ऑर्डर में ऑब्टेन होगा, जिनके कारण नेट डाइपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो आप कह सकते हो कि जैसे अपन ने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इनमें नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गया, और ये नेट डाइपोल मोमेंट है वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इनमें नेट डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा मिलेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है तो इनमें ये जो आपका नेट डाइपोल मोमेंट है वो भी कम मिलेगा। और ये जो आपका होल प्रोसेस है जिसमें अपन ने इसको इसमें कन्वर्ट किया, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है आपका पोलराइजेशन, या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी नाम दे सकते हो। तो बच्चों अगर आपको ये पूछ ले कि पोलराइजेशन क्या होता है, तो पोलराइजेशन में आप कह सकते हो कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में नेट डाइपोल मोमेंट है वो प्रोड्यूस करता है, इसी मैकेनिज्म को अपन क्या नाम दे देते हैं, पोलराइजेशन नाम दे देते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके पास किसका आया है, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का आया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अपन क्या पढ़ चुके हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो क्या होता है। ऐसे अगर अपन कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लें, जैसे ये आपने कोई एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कंसीडर किया है आपके पास, यानी ये कैसा है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि उनका प्लस माइनस है वो एक ही सेंटर पे लाई करता है। अब आप यहां कह सकते हो कि सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता है तो आपका इनका जो पी नेट है वो क्या होता है, 0 होता है। अब आपने क्या किया, इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यानी आफ्टर एप्लीकेशन या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो अपन इसका एक ये एटम या मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं जिसमें एक तो प्लस है, एक क्या आपका माइनस है। अब आप जैसे क्या करोगे, इस पे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इधर अप्लाई किया तो आप कहोगे कि सर इसका ये जो पॉजिटिव सेंटर है इस पे तो फोर्स इधर लगेगा, और इस नेगेटिव सेंटर पे फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा। तो इसके कारण क्या देखने को मिलेगा, इसके कारण इसमें आपका स्लाइटली इंडक्शन देखने को मिलेगा, और इस इंडक्शन के कारण ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया। तो आप कह सकते हो कि सर जो इसका P0 था, यानी कि यहाँ इसका P डाइपोल मोमेंट है वो 0 है, आपके पास यहाँ P है वो नॉट इक्वल टू 0 हो गया, यानी आप कह सकते हो कि इसमें एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, किसके कारण,
इंडक्शन के कारण। और ये इंडक्शन किसने किया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैसे किया कि इसका पॉजिटिव सेंटर उधर शिफ्ट कर दिया और नेगेटिव सेंटर इधर शिफ्ट कर दिया। तो आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है स्लाइटली अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में शिफ्टेड हो जाता है। तो इस तरीके से शिफ्टेड होने के कारण आपको इस डायरेक्शन में P आपका मिल गया। अब P मिल गया तो ऐसे सभी एटम्स या मॉलिक्यूल्स पे होगा, और सभी एटम और मॉलिक्यूल्स पे होगा तो आपको ये मैकेनिज्म देखने को मिलेगी कि आपने ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया था वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास कि आपको इसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे ही किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अपन किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो ये पहले मॉलिक्यूल का, ये दूसरे मॉलिक्यूल का और ये तीसरे मॉलिक्यूल का, इस तरीके से आपने क्या किया कि जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यानी कि पहले एब्सेंट था अब आपने प्रेजेंट किया, तो आप कहोगे कि इनका जो पी नेट आपका जो पहले क्या था जीरो था वो अब नॉट इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। तो आप कह सकते हो कि मटेरियल में एक नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो गया? प्रोड्यूस हो गया। तो बच्चों इस तरीके से आपके पास एक मैकेनिज्म होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, और इस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में क्या किया जाता है कि आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, जिसके कारण इनिशियली उसमें जब नेट डाइपोल मोमेंट जो जीरो होता था वो नेट डाइपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्लियर है बच्चों? ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का टॉपिक आपके पास, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों अपन ने जो पढ़ा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करें या नॉन पोलर को करें तो उनमें एक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। तो आप ये कह सकते हो कि चाहे अपन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लें या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लें, उनमें आपके पास एक नेट डाइपोल मोमेंट है वो एक्वायर हो जाता है या जनरेट हो जाता है, किसमें? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करने का जो फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को अपन नाम दे देते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो आपको पूछ लिया जाए कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, तो आप ये बोलोगे कि जब भी अपन कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लें या नॉन पोलर लें, दोनों ही केस में जैसे ही इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो उनमें एक नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है, और ये नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करने का फिनोमिना है उसी को अपन डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। ये अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे। अगर आपके पास ये जो पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अपन ले रहे हैं और इनमें ये जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो और उसी की डायरेक्शन में हो, तो इस तरीके के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को नाम दिया जाता है लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। तो आपको एक और वर्ड पूछ सकते हैं कि लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक से क्या मीनिंग है, तो आप ये कहोगे कि अगर अपन कोई नॉन पोलर या पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लें और उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करने पर आपका प्रोड्यूस होने वाला डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल हो, तो इस तरीके के सब्सटेंसेस को नाम दे देते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक पोलराइजेशन। तो अभी आपने ऊपर क्या बोला कि लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स आपके वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के। और इस डाइपोल मोमेंट की जो नेट वैल्यू होती है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल प्रोड्यूस हुआ डाइपोल मोमेंट,
उसको एक वेक्टर की हेल्प से डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, जिसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और आइसोट्रोपिक लीनियर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, E के होता है। जब P आपका पोलराइजेशन वेक्टर कहलाता है, E आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए पोलराइजेशन वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के या अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब आपको ये पता है कि सर जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। ये जो कांस्टेंट है इसको बोल देते हैं CHAI चाई, और E आया आपके पास इसलिए इसको कहा जाता है ये एक कांस्टेंट होता है जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक यानी प्रॉपर्टी होती है, जो क्या काम करती है, मेजर करती है कि किसी भी मटेरियल में कितना पोलराइजेशन हुआ आपके पास। यानी आपने ये कहा कि सर कोई मटेरियल लेंगे तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करने पे उसका पोलराइजेशन होगा। अब कितना पोलराइजेशन हुआ उसको अगर मेजर करना है तो उसके लिए आपके पास एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। और ये इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स है वो इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें इस सिंबल को नाम दिया जाता है आपके पास काई, CHAI काई होता है आपके पास। जनरल लैंग्वेज में इसको चाय बोल देते हैं ताकि बच्चों को आसानी से ये क्या रह सके, याद रह सके, चाय के नाम से। बाकी आपके पास ये किस नाम से जाना जाता है, काई के नाम से जाना जाता है। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक तो ये मेजर करता है पोलराइजेशन को, दूसरा ये यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है, और तीसरा ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और उसमें ये मेजर करेगा कि कितना पोलराइजेशन प्रोड्यूस होगा। तो आपके पास ये जो पोलराइजेशन वेक्टर P आया है ये आपको ये बताएगा कि कितने वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ। तो इस तरीके से आपके पास यूनिट वॉल्यूम में डाइपोल मोमेंट का जो अमाउंट है वही डाइपोल मोमेंट का अमाउंट क्या कहलाता है, आपका पोलराइजेशन वेक्टर है, जिसको कैपिटल P से तो रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है। तो बच्चों ये आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, उनमें आपके पास कुछ डेफिनेशन थी कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे आपके पास पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन वेक्टर किसे कहते हैं, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स किन्हें कहते हैं। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पॉइंट में किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो वो जरूर पूछे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वीडियो के बारे में जरूर बताए कि उनको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।